आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कैपलर्स लॉ। नाउ कैपलर्स लॉ। सर ये मेरे पेपर में आया था। हाँ हाँ सर, पर मेरे को आता ही कुछ नहीं था तो मैं नेट से देख के छाप लिया। काय का पेपर था? सर कॉलेज का 11th का। अच्छा, कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। इसमें 3 लॉ हैं। तो जो सबसे पहला है फर्स्ट लॉ, इट इज लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट, हाँ, लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ ऑर्बिट याद है किसी को? हाँ सर, वो एक इलिप्स होता है और उसके 2 फोकाई होते हैं और सन एक फोकाई पर रहता है। ठीक है, लॉ ऑफ ऑर्बिट मतलब इस पे जो पाथ होता है प्लैनेट्स का, ये जैसे मान लो मैंने इलिप्स यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। सपोज इस पे 2 फोकस हो गए, f1 और f2। ये कौन सा पाथ है यहाँ पे? दिस इज इलिप्टिकल पाथ। ये इलिप्टिकल पाथ है ना एक, या इलिप्स मैंने यहाँ पे बना दिया है। तो सन कहाँ पे होता है? एक फोकस पे सन होता है, और जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं, है ना। तो यहाँ पे सन हो गया, ये स्टार बना दिया मैंने, दिस इज द सन। और जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ में घूमते, दीज आर द प्लैनेट्स। ठीक है, प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन इलिप्टिकल पाथ। बस यही है। देखो इसमें कोई मैथमेटिक्स हमको नहीं करनी है यहाँ पे, क्योंकि मैथमेटिक्स इसके सिलेबस में नहीं है हमारे, है ना। मैथमेटिक्स सिलेबस में नहीं है, मतलब इलिप्स की जो प्रॉपर्टीज हैं आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ना है, वो सब हमको नहीं करना है यहाँ पे। बस ये है कि लॉ ऑफ ऑर्बिट की जो प्लैनेट्स होते दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा हमको नहीं करना है। दूसरा, अगर हम देखें यहाँ पर जब प्लैनेट आएगा तो ये सबसे ज्यादा दूर रहेगा, सो दिस डिस्टेंस इज आर मैक्सिमम। और यहाँ पे जब कोई प्लैनेट आएगा तो ये डिस्टेंस सबसे कम होगा। ठीक है, तो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट्स आर गिवन बाय आर मैक्सिमम प्लस आर मिनिमम बाय 2। दिस इज देयर एवरेज डिस्टेंस। ये आप ऐसा देख लोगे सन और प्लैनेट के बीच में। फिर है दूसरा लॉ। तो दूसरा लॉ क्या है यहाँ पे? सर हाँ बोलो। सर फर्स्ट वाला फिर से रिपीट करो ना। ये लॉ हाँ सर। यही है। चलो तो डायग्राम देख के एक्सप्लेन कर देता। डायग्राम देख के अगर हम एक्सप्लेन करें कि जो सन और अर्थ सिस्टम, प्लैनेट सिस्टम है, वो इलिप्टिकल सिस्टम एक प्रकार से। सन एक फोकस पे है और जो प्लैनेट्स होते हैं वो इलिप्टिकल पाथ में सन के चारों तरफ घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं। यही है बस। ठीक है, समझ गया? यस सर। एंड दूसरा जो लॉ है, दिस इज नाउ सेकंड लॉ। सेकंड लॉ है, इट इज लॉ ऑफ एरिया, इसको कहते हैं। तो इसका मतलब क्या? लॉ ऑफ एरिया मतलब एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट्स। एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट्स मतलब dA अपॉन dt, ये कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। या फिर आप इसको ऐसा बोल दो, इन इक्वल टाइम इंटरवल, इन इक्वल टाइम इंटरवल प्लैनेट्स स्वीप्स। स्वीप्स मतलब समझते हो ना, स्वीप इक्वल सर प्लैनेट की सर एरिया। हाँ, in equal time interval planet sweep equal area around the sun, around the sun।
सन के चारों तरफ इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया ये स्वीप करते, स्वीप मतलब झाड़ू लगाना होता है ना, मतलब एरिया, इक्वल एरिया आएगा यहाँ पे, ठीक है, स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है। मतलब ये डायग्रामेटिकली अगर अपन देखें तो ये डायग्राम ऐसा कुछ बनेगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमने सन को इमेजिन किया, अभी यहाँ पे प्लैनेट है ए पे, और फिर ये ए से कहाँ पे आ गया, मान लो बी तक आया प्लैनेट, यहाँ तक आने में इसको कितना टाइम लग रहा है, डेल्टा T1 टाइम लग रहा है। तो ये जो एरिया है, ये वाला एरिया मान लो A1 हो गया यहाँ पे, और जब यहाँ कहीं पे प्लैनेट है ये P पोजीशन पे, फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा घूमकर, ये Q पोजीशन हो गया, फिर ये एरिया, तो ये एरिया सपोज A2 के बराबर है, और यहाँ से यहाँ तक आने का जो टाइम है ये डेल्टा T2 हो गया। तो अगर ये टाइम इंटरवल सेम ले ले, मतलब A से B तक जाने का टाइम इंटरवल और P से Q तक आने का टाइम इंटरवल अगर सेम है, मतलब इफ डेल्टा T1 ये A से B तक जाने का टाइम इंटरवल इज इक्वल टू डेल्टा T2 ये P से Q तक जाने का टाइम इंटरवल अगर सेम है, देन ये जो दोनों एरिया है A1 इज इक्वल टू, ये जो एरिया यहाँ पे स्वैप हो रहा है, ये एरिया स्वैप, मतलब जैसे झाड़ू लगाते हैं ना, ये ऐसे स्वैप करते, तो ये जो एरिया स्वैप हो रहा है, ये एरिया भी कैसा होता है, इक्वल होता है ना। तो ये है कैप्लस का सेकंड लॉ, लॉ ऑफ एरिया भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो बेटा इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। समझ गए ये कि डाउट है कुछ? सर फर्स्ट वाला नहीं समझा। फर्स्ट वाला, सर सेकंड वाला, सेकंड वाले में ये जो एरिया स्वैप हो रहा है ना यहाँ पे, ये जो एरिया यहाँ पे ट्रेस करना, मान ले कोई प्लैनेट अभी ए पर है, डेल्टा T1 टाइम में बी पर पहुंच गया घूम के, ऐसा समझ गए। तो जो एरिया स्वैप हो रहा है यहाँ पे, ये एरिया और P से Q तक आने में मान लो T2 टाइम लग रहा है, तो यहाँ पे जो एरिया स्वैप हो रहा है, अगर ये टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम इंटरवल और ये टाइम है, हाँ, ऐसे P से Q तक आने का टाइम इंटरवल अगर सेम है, तो ये जो एरिया यहाँ पे स्वैप हो रही है, ये एरिया भी कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। समझ गए? हेलो, यस सर। यस सर। सर फर्स्ट वाला बता दो। क्या बेटा? हेलो, फर्स्ट वाला रिपीट कर दो। फर्स्ट वाला, केपलर का फर्स्ट लॉ रिपीट कर दो। हाँ, फर्स्ट लॉ ये है कि जो प्लैनेट्स होते हैं, बस इसमें कुछ नहीं, प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन इलिप्टिकल पाथ, जिसमें सन एक फोकस पे है और जो प्लैनेट होते हैं वो सन के चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ में घूमते, बस इतना ही है ये, है ना। समझ गया? ये जो इक्वल एरिया स्वैप का मतलब ये हो गया ना, यहाँ पे ऐसा देख, ये जैसे सन मैंने बना दिया यहाँ पे ये, ठीक है, और अभी कोई प्लैनेट यहाँ पे है, तो अब ये प्लैनेट यहाँ पे ये सर्कुलर पाथ में ऐसा घूम रहा है, ये ऐसा सर्कुलर नहीं मतलब इलिप्टिकल पाथ में, तो अभी यहाँ से यहाँ तक जब आ रहा है तो ये इस तरह से एरिया स्वैप हो रहा है ना, ये ऐसा, समझ गया? यस। तो ये जो एरिया स्वैप कर रहा है यहाँ पे प्लैनेट अराउंड द सन, जैसे यहाँ पे डेल्टा T1 टाइम लग रहा है, ये इतना एरिया बन रहा है A1, और अगर P से Q तक आने का भी उतना ही टाइम है, तो ये एरिया और ये एरिया कैसे होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। यही है कैप्लस का सेकंड लॉ, लॉ ऑफ एरिया, या फिर एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है, या तो एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट बोल दो, या फिर इक्वल टाइम इंटरवल में ये इक्वल एरिया स्वैप्ट करते हैं। समझ गए अभी? यस सर। अगले पेज पे जाना, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए? सर हाँ, सर यहाँ पे T1 और T2 का टाइम अलग अलग रह सकता है? अगर ये टाइम अलग अलग है तो फिर एरिया भी अलग अलग आएगा ना। यस सर। टाइम सेम है तभी ये एरिया इक्वल बनेंगे, ठीक है, समझ गए? यस सर। सर वो आर मैक्सिमम प्लस आर मिनिमम वो सन और अर्थ का प्लैनेट का डिस्टेंस है ना? हाँ, यहाँ पे जब प्लैनेट आएगा ये बिल्कुल दूसरे छोर पे, तो डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा,
और जब ये बिल्कुल पास में आएगा यहाँ पे, ये डिस्टेंस सबसे कम है ना प्लैनेट, जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पर स्पीड सबसे ज्यादा होती है इसकी, और जब ये सबसे दूर रहता है तब स्पीड सबसे कम होती है घूमने की। बीच में भी रहेगा। अभी समझ गए ऐसा? हेलो, समझ गए? हेलो, स्क्रीनशॉट यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। ले लिए सर। अगले पेज पे जा रहे हैं, पेज नंबर 2 पे। इसका प्रूफ अपन सेकंड लॉ का प्रूफ देख रहे हैं, और ये किस पे बेस्ड है? केपलर सेकंड लॉ। इसका प्रूफ और ये किस पे बेस्ड है इसके बारे में डिस्कशन होगा सर। नाउ दिस इज पेज नंबर 2। जो केपलर सेकंड लॉ है, दैट इज लॉ ऑफ एरिया। ये किस पे बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ, it is based on conservation of angular। सर ये थर्ड लॉ है ना? नहीं, सेकंड लॉ। अभी सेकंड लॉ का डिस्कशन बता रहा हूं मैं अभी पूरा। सेकंड लॉ किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे बेस्ड है ये सेकंड लॉ। ठीक है, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्यों है देखो, अगर हम सन और इसको देखें यहाँ पे, तो जो पाथ है वो इलिप्टिकल पाथ है। यहाँ कहीं पे हमने सन को ले लिया, दिस इज द सन, और ये इसका क्या बन गया यहाँ पे, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ कहीं पे मान लो प्लैनेट है, ठीक है, और ये इसकी ऑर्बिटल स्पीड हो गई यहाँ पे t प्लैनेट का, और जो डिस्टेंस है, ये जो रेडियस वेक्टर आ गया ये बन गया, ऐसा है ना, बराबर है ना, ये रेडियस वेक्टर है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है यहाँ पे, ये ग्रेविटेशनल फोर्स इस साइड पे लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, बराबर है कि नहीं? हेलो, ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन देख लो प्लैनेट पे। अरे समझ गए? ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन प्लैनेट पे कैसा आ रहा है? यस सर। तो इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है, ये एक्सिस से पास हो रही है या फिर सन से पास हो रही है? तो प्लैनेट पे ये ग्रेविटेशनल फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस करेगा क्या? प्लैनेट पे ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगा क्या? जल्दी बताओ सोच के। यस सर। टॉर्क प्रोड्यूस करेगा क्या? नो सर। नहीं, हाँ, ये एंगुलर मोमेंटम अगर वेक्टर अपन बना दें यहाँ पे, दिस इज एंगुलर मोमेंटम of a planet about sun, angular momentum of planet about sun, ये angular momentum वेक्टर आपका ऐसा बनेगा यहाँ पे। तो मैं लिख दूं नाउ, torque by gravitational force on planet about sun, about sun। तो सन के अबाउट जो टॉर्क आएगा बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ये कितना रहेगा? 0। क्यों 0 रहेगा बताओ जरा? ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये टॉर्क क्यों नहीं प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पर, बताओ जरा। ग्रेविटेशनल फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन सीधी एक्सिस से पास हो रही है, तो अगर कोई फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो, या उसी पॉइंट से पास हो जिस पॉइंट के अबाउट आप कैलकुलेशन कर रहे हो टॉर्क का, तो उस टॉर्क का फोर्स 0 रहेगा। समझ गए ना? क्योंकि ये वाले फोर्स की कोई मूवमेंट आर्म नहीं मिलेगी यहाँ पे, बराबर है? तो टॉर्क सर एक बार फिर से बताओ ना। देख, ये फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन कहां से पास हो रही है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये कहां से पास हो रहा है? सन से पास हो रहा है ना, है ना? यस सर। तो टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी? टॉर्क की वैल्यू अबाउट द सन 0, इसलिए टॉर्क 0 बनेगा ना यहाँ पे, अबाउट द सन। ये लिखा देख यहाँ पे, टॉर्क बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन प्लैनेट अबाउट सन इज इक्वल्स टू 0। समझ गए? समझ गए?
हमने टॉर्क के लिए पढ़ा था कि कोई फोर्स टॉर्क कब प्रोड्यूस करता है, याद है कि नहीं? कोई फोर्स टॉर्क कब प्रोड्यूस करता है या कब नहीं करता? दरवाजे वाला एग्जांपल बताया था मैंने कि दरवाजे पे कौन कौन से फोर्सेस टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे, कौन से टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेंगे। यस सर। हाँ, अगर कोई फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहा है तो वो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि ये फोर्स देख यहाँ पे एक्सिस से पास हो रहा है, ये इसी पॉइंट पे जा रहा है, तो ये फोर्स से टॉर्क नहीं बनेगा कभी। तो इसका टॉर्क अगर 0 हो गया, और सिंस हमने पढ़ा है टॉर्क इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बराबर है, टॉर्क इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और अगर टॉर्क 0 हो गया तो फिर एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा? दिस इंप्लाइज दैट एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। इसका मतलब ये जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट, angular momentum of planet about sun is constant. This implies that angular momentum of planet about sun ये कैसा मिलेगा आपको? हमेशा कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। समझ गए कि नहीं? क्लियर हो गया इतना? एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। अब यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए देखो, यहाँ पे मान लो सन है, दिस इज द सन, अभी यहाँ कहीं पे प्लैनेट है ना, और अभी ये रेडियस वेक्टर ऐसा है यहाँ पे, दिस इज आर वेक्टर। फिर थोड़ी देर बाद ये प्लैनेट यहाँ कहीं पे पहुंचेगा, तो जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इट इज डी आर, और ये वाला वेक्टर हो जाएगा r प्लस डी आर के बराबर बाय ट्राइंगल रूल। तो ये एरिया देखो, ये एरिया किसके बराबर आ रहा है यहाँ पे? ये वाला जो एरिया है, ये अंदर जो एरिया मैंने बना दिया, इस एरिया को क्या बोलोगे यहाँ पे? दिस एरिया dA वेक्टर इज 1/2 इंटू आर वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर। ये जो एरिया यहाँ पे ट्रेस हो रहा है, ये जो एरिया यहाँ पे बन रहा है ना, अभी प्लैनेट यहाँ पे है, dt टाइम पे यहाँ पे पहुंच जाएगा प्लैनेट, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लगेगा? dt टाइम लगेगा। तो ये जो एरिया स्वैप्ट हो रहा है यहाँ पे dA, इट इज 1/2 r dr के बराबर। सर वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है क्या? बेटा ये ट्राइंगल जैसा दिख रहा है ना, देख ट्राइंगल दिख रहा है ना? हाँ तो सर वही पूछ रहे ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है क्या? हाँ बस वैसे ही समझ ले, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। समझ गया? अभी वेक्टर फॉर्म पे क्लियर हो गया? यस सर। तो अब इसको डिफरेंशिएट कर दें, dA अपॉन dt अगर मैं कर दूं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ r टर्म को कांस्टेंट मान लें, और ये dr अपॉन dt। dr अपॉन dt क्या होगा? ये वेलोसिटी बन जाएगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, इट कैन बी रिटन एज dr अपॉन dt। dr मतलब इनफाइनाइट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ तक का ये इसका इनफाइनाइट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है ना। तो ये टर्म आ गया आपका dA अपॉन dt इज इक्वल्स टू 1/2 r क्रॉस dr अपॉन dt बन गया इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा जुगाड़ लगा देते हैं अपन। थोड़ा सा जुगाड़ का मतलब ये हो गया कि मैं हाफ ऑफ मास ऑफ प्लैनेट के मास से डिवाइड भी कर दो तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ताकि आपकी जो इक्वेशन है वो चेंज ना हो। देख ये भी मास ऑफ प्लैनेट, ये भी मास ऑफ प्लैनेट कर गया, तो ये स्टेप अब देखो एक नया रिजल्ट दे देगी। तो इट इज हाफ ऑफ मास ऑफ प्लैनेट इनटू आर क्रॉस लीनियर मोमेंटम आ गया है ये, आर क्रॉस लीनियर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट, और आर क्रॉस पी होता है एंगुलर मोमेंटम। तो इट इज L अपॉन 2 टाइम्स मास ऑफ प्लैनेट के बराबर आ गया। और एंगुलर मोमेंटम कैसा है? कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट है, तो मास ऑफ प्लैनेट तो ऑलरेडी कांस्टेंट है ही, इसलिए ये जो एरियल वेलोसिटी आ रही है dA अपॉन dt, ये कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो अब ये कैलकुलेशन छोटा सा इसका जो प्रूफ है यहाँ पे कि ये एंगुलर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे कैसे बेस्ड है, और जो कैलकुलेशन मैंने बताया वो देखो यहाँ पे। समझ गए कि डाउट है कुछ कैलकुलेशन पे?
कैलकुलेशन पे कोई डाउट है क्या? सर वो कांस्टेंट है तो उसका एरिया हर जगह सेम रहेगा ना? हाँ, कांस्टेंट मतलब ये जो एरिया है ये हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया हमेशा स्वैप्ड होगा। समझ गए? हेलो, समझ गए क्या? हेलो, अरे कुछ तो बोलो भाई। छोटा सा एरिया मतलब अभी मान ले प्लैनेट यहाँ पे है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर है। ये प्लैनेट यहाँ से यहाँ तक छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल करके जाता है डी आर। ठीक है, तो ये ट्रायंगल रूल लगा दोगे तो ये r प्लस डी आर बन जाएगा तुम्हारा। तो ये जो एरिया बन रहा है डीए एरिया, ये डीए एरिया किसके इक्वल आएगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। आपका फॉर्मूला लगा दिया अपन ने। ठीक है, समझ गया? हेलो, समझ गए? ये समझ गए कि नहीं? यस सर। एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा दिया ना, 1/2 बेस इंटू हाइट। समझ गए? 1/2 आर क्रॉस डी आर। और टाइम से डिफरेंशिएट कर दो इसको। तो टाइम से जब डिफरेंशिएट करोगे तो 1/2 आर ऐसा रहेगा dr अपॉन dt। ये dr अपॉन dt क्या सर? होगा? हाँ बोलो। सर बट वो आर वेक्टर कांस्टेंट कैसे आया? आपने उसको बाहर निकाले ना? किसको? सर वो हाफ आर वेक्टर इंटू डी आर वेक्टर। मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पे। ये डीए वेक्टर समझ गया पूरा? ये डीए वेक्टर हाँ सर वो समझ गया। बस dt से डिवाइड कर दे टाइम इंटरवल से। तो देख, टाइम के साथ में ये अभी इनफाइनाइट स्मॉल टाइम में ये लगभग लगभग वैसे ही रहेगा, लेकिन ये वाली वैल्यू चेंज हो रही ना dr इधर पे। तो dr अपॉन dt करना हमको, इसके साथ डिवाइड नहीं करना dt, इसके साथ में करना, क्योंकि वेरिएबल टर्म कौन सा तुम्हारा? ये dr वाला है। भाई ये प्लैनेट यहाँ से यहाँ तक अगर मूव हो रहा है तो इसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी उसको क्या लिखोगे आप? dr अपॉन dt लिखोगे। ये डिस्प्लेसमेंट dr है, तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी किसके बराबर आएगी? dr अपॉन dt के। समझ गया? यस सर। यस सर। हाँ, क्लियर हो गया अभी? तो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, dt से डिवाइड कर दिया। तो dA अपॉन dt इज इक्वल टू 1/2 r क्रॉस dr अपॉन dt। मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल नहीं लगाया बेटा, मैंने सीधे सीधे dt से डिवाइड किया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे। तो ये r एज सच है, dr अपॉन dt बन गया तुम्हारा ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये वाले स्टेप पे देखो, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी बन गया dr अपॉन dt बराबर है। हेलो, यस सर। यस सर। हाँ, इक्वल्स टू। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक स्टेप और बढ़ा दे रहे हैं। ये मास ऑफ प्लैनेट से, ये प्लैनेट का मास mv है, मास ऑफ प्लैनेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। तो ये मास ऑफ प्लैनेट यहाँ भी लिखा, यहाँ भी लिखा, ये कट गया, वापस यही वाली स्टेप आ गई आपकी। ठीक है? यस। हाँ, तो अब देख, ये जो है ना मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या बनता है? लीनियर मोमेंटम बनता है ना, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। तो अगर मैं यहाँ पे ये एंगुलर मोमेंटम लिखूंगा तो ये r क्रॉस p वेक्टर बनेगा, मतलब r क्रॉस मास इनटू ऑर्बिटल वेलोसिटी। आप ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, समझ गए? ये जो एंगुलर मोमेंटम लिखे अपन ने, ये एंगुलर मोमेंटम है क्या? r क्रॉस p, जो बेसिक डेफिनेशन है। तो बस यहाँ पर भी वही है, मास इनटू वेलोसिटी लीनियर मोमेंटम, और r क्रॉस p क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम हो गया। और क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कैसा तुम्हारा? कांस्टेंट है, इसका मतलब ये जो dA अपॉन dt है ये भी कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अभी समझा? हेलो, एक मिनट से डायग्राम हाँ देख लो, अभी स्क्रीनशॉट भी ले लो, और फिर से अगर कोई डाउट है तो फिर पूछ लो, और रिपीट कर लूंगा, मैं परेशान नहीं होना। देखने में सर। क्या? सर स्टार्टिंग का और एक बार बताइए। कौन सा वाला बेटा? सर जो टी अपन ने कैसे कांस्टेंट कर दिया टॉर्क, वो वाला समझ में नहीं आया। टॉर्क कांस्टेंट नहीं है, टॉर्क जीरो है। हाँ सर, वो कैसे हो गया वहाँ? अच्छा ठीक है, देख प्लैनेट पे जो फोर्स लग रहा है वो कौन लगा रहा है? ग्रेविटी। और ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ से पास हो रहा है? वो एक्सिस। एक्सिस से पास हो रहा, मतलब सन से जा रहा है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स प्लैनेट पे टॉर्क लगाएगा क्या सन के अबाउट? नहीं सर। हाँ, तो टॉर्क अगर जीरो हो गया तो एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाएगा? कांस्टेंट, सीधा सा है, क्योंकि टॉर्क इक्वल्स टू क्या होता है? डीएल अपॉन डीटी होता है ना रे। यस सर। हाँ, अभी समझा कुणाल? हाँ सर। हाँ जी सर। हाँ, अभी क्लियर हो गया पूरा कि नहीं? अभी भी डाउट है कुछ?
हेलो, क्लियर हो गया कि डाउट है कुछ? किसी को भी हो तो पूछो, अभी मैं और रुका हुआ, बताओ। नो सर। तो ये ठीक है, लेकिन न्यूटन्स लॉ यहाँ पे डायरेक्ट टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा नहीं लग रहा बेटा। यहाँ पे आप एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन प्रिंसिपल आप लगा रहे हो, और अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो फिर आप यहाँ पे क्या लिखोगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी लिखोगे ना, समझ गए? हाँ। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल रहा है, इसलिए एंगुलर वेलोसिटी बदल रही है। ये एंगुलर एक्सीलरेशन के कारण नहीं बदल रही है, समझ गए? अच्छा ठीक है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल रहा है। देख, अभी प्लैनेट का डिस्टेंस अलग है, फिर मान ले एकदम पास में आ गया तो डिस्टेंस छोटा हो गया, फार्मूला क्या आएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का mr² लिखोगे आप। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलने के कारण एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे बदल रही है, एंगुलर एक्सीलरेशन के कारण ये नहीं बदल रही है, समझ गए? क्लियर हो गया अभी? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे आप चाहो तो एक स्टेप और ऐसी बढ़ा दो, इट इज स्मॉल m r² इनटू ओमेगा वेक्टर, क्योंकि ये डिस्टेंस बदलेगा। प्लैनेट का मास तो ठीक है कांस्टेंट है, ये डिस्टेंस बदलेगा इसलिए ये ओमेगा बदलेगा, तब तो L कांस्टेंट रहेगा, नहीं तो L कांस्टेंट कैसे रहेगा? अभी समझा? हाँ सर। हाँ, तो यहाँ पे एंगुलर एक्सीलरेशन के कारण नहीं है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के कारण ऐसा हो रहा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अभी भी कोई डाउट है तो और पूछ लो, कैलकुलेशन में, डेरिवेशन में कोई डाउट है तो पूछो, अभी मैं रुका हुआ। समझ गए पूरा? यस सर सर हाँ बोलो। सर, अगर अपने एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो फिर टॉर्क जीरो कैसे होगा? अरे यार देख, टॉर्क इसलिए जीरो है क्योंकि फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन यहां से पास हो रही है ना, तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स टॉर्क नहीं लगा रहा है, बराबर है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण टॉर्क नहीं है। तो यहाँ पे रिमेंबर, आप देख, आप सीधे सीधे ये सोच रहे हैं ना यहाँ पे कि भाई अगर टॉर्क जीरो है, एंगुलर एक्सीलरेशन जीरो है, तो एंगुलर वेलोसिटी कैसे बदलेगी? तुम कॉन्सेप्ट क्या सोच रहे हैं यहाँ पे? ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी वाली, बराबर है? टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा वाली। हाँ, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा वाली। लेकिन यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम जब आप लिखते हो तो उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा का टर्म भी तो आता है ना, वो तो मैं एक्सप्लेन कर रहा था। ठीक है, टॉर्क जीरो है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट नहीं है ना भाई, नहीं समझा अभी? हाँ नहीं सर, मैं ये तो समझ गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा दोनों इस तरह चेंज हो रही है कि वो कांस्टेंट रहे। हाँ, तो कांस्टेंट बढ़ रहा है बनेगी। तो एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, लेकिन सर अगर एक कम हो रहा है दूसरा बढ़ रहा है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है, चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन है, और टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा होता है, तो अल्फा है तो फिर टॉर्क जीरो कैसे हुआ? मतलब वहीं वहीं घूमने की बात कर रहे हैं अपन। ये नहीं, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा। हाँ, समझ गया, मैं समझ गया क्या कंफ्यूजन हो रहा है। तुम वहीं वहीं घूमने की बात कर रहे हो। ओबियस है ये कंफ्यूजन आएगी इसमें, क्योंकि सब एक दूसरे से रिलेटेड ही है। यहाँ पे मैं इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन इसमें डिस्कस करते हैं। 2 मिनट है ना, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो पहले। डन सर। डन ले लिए? हेलो? Now this is page number 3. देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो न्यूटन्स लॉ अपन लिखते हैं यहाँ पे, न्यूटन्स लॉ, फोर्स इक्वल्स टू, एक्चुअल में क्या है ये? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी है एक, और टॉर्क इक्वल्स टू में होता है डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी। रिमेंबर, क्या नाम था ऋषभ? न्यूटन सेकंड लॉ एक्चुअल में ये है, समझ गए? दिस इज एक्चुअल फॉर्म। और जब आप इसको फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन तब लिखते हो इफ मास इज कांस्टेंट, नहीं तो ये वैलिड नहीं है। मास अगर कांस्टेंट नहीं है तो ये वैलिड नहीं है। F is not equals to mass into acceleration if
मास इज नॉट कांस्टेंट, रिमेंबर। तो अब यहां पर से भी आप टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा लिखोगे तो ये तभी वैलिड है जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा है, कांस्टेंट है। टॉर्क इज नॉट इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा इफ आई इज नॉट कांस्टेंट। समझ गए? हाँ सर, आप समझ गए। अब समझ गया पूरा? हाँ सर, अच्छे से। तो इसका मतलब ये है कि टॉर्क जीरो भी है, चलेगा, कोई बात नहीं। अगर एंगुलर एक्सीलरेशन है, जैसे ये वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, एंगुलर मोमेंटम आपका कांस्टेंट है और इक्वल्स टू आप आई ओमेगा लिख रहे हो, तो ये कांस्टेंट है। इसका मतलब हम क्या लिखते हैं, इक्वेशन I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2 बराबर है। तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही, नो डाउट एंगुलर एक्सीलरेशन आ रहा है, लेकिन उसके कारण टॉर्क नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपका न्यूटन सेकंड लॉ वैलिड ही नहीं है ना वहां पे, जो आप टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा लिखते हो। तो ये इक्वेशन वैलिड ही नहीं, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका बदल रहा है। अभी समझ गए? हाँ सर, समझ गया। थैंक यू सर। पक्का? ओके फाइन। Yes, sir. तो मैं इस पेज को मिटा देता हूँ, ये हमारे लिए काम का नहीं, ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट था। तो चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन मैं पेज नंबर 3 में कुछ आगे का पढ़ाता हूँ, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। सर हाँ सर, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। सर वो ये जो आप कैटलर्स लॉ पढ़ा रहे सर, ये कहाँ काम आता? कहाँ कहाँ? कहाँ पे काम आता? अभी आएगा ना, बता तो रहा हूँ मैं अभी। राशन के लिए। हाँ लेना तो ले लो, स्क्रीनशॉट आगे बढ़ता हूँ मैं अभी। हाँ जल्दी से अगले पेज पे। सर वो कौन जाएगा सर वहाँ पे कैपलर्स लॉ लगाने सन और अर्थ के बीच में? अरे भाई, फिर तो ऐसा पूरे साइंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है अपने को। क्या मतलब, हमारी जिंदगी तो वैसे ही चल रही है। जानवर कौन से साइंस पढ़ते हैं, फिर भी तो जिंदा ही है ना। छोड़ देते सर फिर अपन भी। हाँ छोड़ दे, ठीक है। पेज नंबर 3 देखो। अभी कैपलर्स लॉ में सेकंड लॉ समझ गए हमने कैसे कैलकुलेशन किया। सेकंड लॉ क्यों, किस पे बेस्ड है, क्या क्या वहां पे कहानी आ रही है, एक बार और अगर अपन देख ले यहाँ पे कैपलर्स सेकंड लॉ में, कि भाई ये जैसे यहाँ पे हमने सन लिया और ये सपोज प्लैनेट है, ये हो गया इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, दिस इज दियर एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये हो गया यहाँ पे प्लैनेट, इसका मास है mp, और सर वो बीच में क्या है? ये सन है ना यहाँ पे, ठीक है। ये हो सर वो गई, स्टार जैसे दिख रहा था। तो सन भी तो स्टार ही है। हाँ सर, पर वो ऐसा वो अपन बचपन में स्टार बनाते थे ना, वैसा वाला दिख रहा। हाँ बस वही है। तो ये जो एरिया आ रहा है यहाँ पे dA, मतलब ये जो एरियल वेलोसिटी आ रही है dA अपॉन dt, ये किसके इक्वल आ रहा है यहाँ पे सॉल्व करने पे पूरा फार्मूला, इट इज एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स मास ऑफ प्लैनेट के इक्वल है। और क्योंकि एंगुलर मोमेंटम आपका कांस्टेंट है यहाँ पर, दिस इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट, ठीक है, अबाउट सन, ये है ना, दिस इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट अबाउट सन इज कांस्टेंट, इसलिए एरियल वेलोसिटी कैसी होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। और जो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वैप्ट होता है। तो ये जो लॉ है बेसिकली ये किस पे बेस्ड है, ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे बेस्ड है कोई कंफ्यूजन? अभी क्लियर हो गया पूरा जो पूछ रहे थे तुम लोग? अभी ये मैंने इसके पहले जस्ट जो पढ़ा था ना, उसी को लिखा मैंने। अब इसमें देख, अगर मैं इलिप्टिकल पाथ ले लूं ऐसा, ये इलिप्टिकल पाथ है, ये सन हो गया, तो ये सबसे ज्यादा डिस्टेंस है यहाँ पे, मैक्सिमम डिस्टेंस। और जब यहाँ पे प्लैनेट आएगा, ये प्लैनेट है, हाँ मैक्सिमम डिस्टेंस पे जब प्लैनेट रहेगा तो इसकी स्पीड सबसे कम रहेगी यहाँ पे। और जब सबसे पास में है तो जो वेलोसिटी वेक्टर है ये परपेंडिकुलर रहेगा रेडियस वेक्टर के, दिस इज द सन, और यहाँ पे इसकी स्पीड कैसी रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। तो जब प्लैनेट सन से सबसे दूर रहेगा तब उसकी स्पीड सबसे कम होती है, और जब सबसे पास में आता है तब स्पीड उसकी सबसे ज्यादा होती है। हाँ अगर हम एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, ये रेडियस आर है, यहाँ पे ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है भी, तो यहाँ पे बेटा ये 90 डिग्री के बराबर नहीं है। 90 डिग्री का एंगल से भी ये दो केसेस में मिलेगा। यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो रेडियस वेक्टर के साथ में
90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है, यहाँ पे थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है। दिस इज मास ऑफ प्लैनेट। तो ये पोजीशन ए है मान ले, ये पोजीशन बी है, और ये वाली पोजीशन सपोज कौन सी है, बी है। तो एंगुलर मोमेंटम एट ए, एंगुलर मोमेंटम एट बी एंड एंगुलर मोमेंटम एट पी, तीनों जगह पे एंगुलर मोमेंटम कैसे रहेंगे, इसके सेम रहेंगे। ठीक है, तीनों जगह पे ये जो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है वो सेम आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी उतना ही एंगुलर मोमेंटम है, यहाँ पर भी उतना ही है, यहाँ पर भी उतना ही है। तो अगर आप वेक्टर फॉर्म पे लिखोगे इसको, दिस इज मास ऑफ प्लैनेट, और ये हो जाएगा आपका आर मिनिमम क्रॉस प्रोडक्ट भी मैक्सिमम, क्यों है ये जस्ट यहीं पे प्रूफ हो जाएगा, एंड इट इज मास ऑफ प्लैनेट इनटू क्या लिखोगे, आर मैक्सिमम वेक्टर इनटू भी मिनिमम वेक्टर इक्वल्स टू मास ऑफ प्लैनेट इनटू आर वेक्टर क्रॉस भी वेक्टर। तो मास ऑफ प्लैनेट वाले टर्म का कोई काम हमारे लिए आ नहीं रहा है, और ये यहाँ पे परपेंडिकुलर, बस यही केस में परपेंडिकुलर रहेगा, इधर पे नहीं आएगा। तो आप चाहो तो इसका मैग्नीट्यूड लिख दो, आर मिनिमम इंटू वी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू, इट इज आर मैक्सिमम इंटू वी मिनिमम इक्वल्स टू आर इंटू वी इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पर के लिए जो इक्वेशन आएगी आर भी साइन थीटा के बराबर रहेगी, और यहाँ पे इन दो जगह पे क्या रहेगा, क्योंकि एंगल 90 डिग्री का हो गया, और क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी पढ़े ना अपन, ए क्रॉस बी कितना होता है, ए बी साइन थीटा, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहाँ पर की पोजीशन के लिए आर भी साइन थीटा आपको लिखना है, और यहाँ पे तो एंगल 90 डिग्री हो गया, इसलिए सीधा सीधा ऐसा लिखा जाएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन इनसे रिलेट करके बना देते हैं कि मान लो ये डिस्टेंस आपको पता है, ये स्पीड पता है, ये वाला डिस्टेंस पता है, यहाँ पर की स्पीड कितनी होगी, ये वैल्यू पुट करके निकाल लो, ये एंगल यहाँ पे पता है, ये डिस्टेंस पता है, इनको इक्वेट करके ये कैलकुलेशन ऐसे आप कर सकते हो। समझ गए, समझ गए कि नहीं? ये हेलो सर वो आरवी साइन थीटा कहाँ से आया? बेटा क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी याद करो जरा, क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी, ए क्रॉस बी का फार्मूला, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, सर समझिए हाँ ओके, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू साइन थीटा, फिर एन कैप। तो यहाँ पे एन कैप का डायरेक्शन तो फिक्स है, ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी यहाँ पे प्लैनेट का एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सन, है ना। तो हमने सीधा सीधा इसको ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? देख 90 डिग्री का एंगल सिर्फ ये दो पोजीशन पे मिलेगा, बाकी जगह पे 90 डिग्री का एंगल नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं? हेलो, यस स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, अगले पेज पे जा रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? यस सर। अब आते हैं केप्लर्स थर्ड लॉ, ये हो गया तुम्हारा सेकंड लॉ। अब आते हैं हम थर्ड लॉ पे केप्लर का। सर 1 मिनट। अरे भाई मिटा दिया मैंने। सर हमको आधा आधा भी चलेगा, रुक जाओ। हो गया सर 1 मिनट रुक जाओ ना। सर हाँ हो गया। now this is page number 4, पेज नंबर 4 पे देखो अभी। हाँ आगे नाउ है फिर केप्लर्स थर्ड लॉ। थर्ड लॉ इसको बोलते हैं हम लॉ ऑफ पीरियड। ठीक है, लॉ ऑफ पीरियड, केप्लर्स थर्ड लॉ। लॉ ऑफ पीरियड ये है कि सर टाइम से रिलेटेड है। हाँ टाइम से रिलेटेड है। टाइम से रिलेटेड ये है कि जैसे ये प्लैनेट अपन ने लिए ना, प्लैनेट का जो ऑर्बिटल टाइम पीरियड है, ये सन हो गया, और ये इलिप्टिकल पाथ है, और ये डिस्टेंस आर डिस्टेंस मान लें।
तो ऑर्बिटल टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट्स कैपिटल टी, ऑर्बिटल टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट्स कैपिटल टी square is proportional to r cube. What is r here? It is average distance between sun and planet. सन और planet के बीच का ये एवरेज डिस्टेंस है r. तो जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो कांस्टेंट का तो r क्यूब. तो ये है थर्ड लॉ, जिसको आप लॉ ऑफ पीरियड भी बोलते हो. समझ गए ना? टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. ठीक है. अब इसमें जो कैलकुलेशन है, देखो इसका जो प्रूफ है, ये प्रूफ बहुत आसान है. प्रूफ के लिए अपन एकदम सर्कुलर पाथ ले रहे हैं यहाँ पे, बट एक्चुअल सर्कुलर पाथ नहीं है. बट सिलेबस में जो कैलकुलेशन वो सिर्फ सर्कुलर पाथ को लेके है. तो ये मान लो आपका सन हो गया, इसका मास ms, और ये हो गया सपोज प्लैनेट. ठीक है. एंड दिस इज देयर ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट. ये डिस्टेंस हो गया r, सन के सेंटर से लेके अर्थ के या प्लैनेट के सेंटर तक. इसका मास है यहाँ पे m0, बराबर है. तो व्हाट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी हियर? ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला याद है ना? किसके बराबर? g कैपिटल ms डिवाइडेड बाय r. आया ना? अरे समझ गए ऑर्बिटल वेलोसिटी? हेलो. यस सर. कल पढ़े थे ना? तो देयरफॉर टाइम पीरियड का फार्मूला क्या जाएगा? टाइम पीरियड इज 2 पाई r डिवाइडेड बाय ऑर्बिटल स्पीड. तो इट इज 2 पाई, रूट के अंदर r स्क्वायर लिख दो, एंड रूट के अंदर ये वाला टर्म हो जाएगा gm डिवाइडेड बाय r. बराबर है? चलेगा? तो अभी बताओ जरा, सॉल्व करने पे कितना आ गया ये? दौड़ेगा सर. दौड़ेगा. ओके, वेरी गुड. तो ये सॉल्व करने पे कितना मिल गया हमको अभी? सर 2 पाई r इन रूट r अपॉन gm. दिस इज 2 पाई रूट ओवर r क्यूब डिवाइडेड बाय g इनटू मास ऑफ सन. है ना? आ गया ना? तो यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इनटू r क्यूब डिवाइडेड बाय g इनटू मास ऑफ सन. तो ये टर्म तो इतना आपका कांस्टेंट है, इसका मतलब t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया? r क्यूब हो गया. तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर g इनटू मास ऑफ सन. तो जो कांस्टेंट होता है ना, यहाँ पे न्यूमेरिकल में या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कांस्टेंट की वैल्यू पूछ लेते हैं. तो ये कांस्टेंट की वैल्यू कितनी? 4 पाई स्क्वायर अपॉन g इनटू m इनटू s, और फिर ये इसके बराबर यहाँ पे r क्यूब के बराबर. ठीक है. तो ये बन गया इसका प्रूफ. समझ गए प्रूफ इसका? थर्ड लॉ का प्रूफ. थर्ड लॉ का प्रूफ समझ यस सर. गए? स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो. ले लिए? हाँ. सर ये केपलर्स लॉ बोर्स मॉडल के लिए वैलिड है क्या? हाँ, वैसे ही है. बोर्स मॉडल भी तो इसी से देख के बना है ना, इसी को तो इमेजिन करके किया है ना हमने. बोर्स ने जो थ्योरी दिया अपने. ठीक है, समझ गए ये? हेलो. यस सर. अगले पेज पे जाते हैं अपन. देखो इस पे क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं इसके. इस पे जैसे क्वेश्चन बना दिया मैंने यहाँ पे, दिस इज नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 5. क्वेश्चन ये बन गया यहाँ पे, जैसे मान लो ये सन है ना, और ये मान लो अर्थ है. ये डिस्टेंस इसका r1 है. ठीक है. ये कोई दूसरा प्लैनेट है, हमें नहीं पता ये कौन सा है. दिस इज एनी प्लैनेट. ये कितने डिस्टेंस पे? r2 इक्वल्स टू 8 r1 के डिस्टेंस पे है. तो अर्थ का जो ऑर्बिटल टाइम पीरियड है ये कितना है? 1 ईयर. बराबर है? तो इस प्लैनेट का ऑर्बिटल टाइम पीरियड कितना होगा? निकाल सकते हो कि नहीं?
हेलो। यस सर। यस हाँ। सर, निकाल सकते हो। अगर अर्थ का ऑर्बिटल टाइम पीरियड 1 ईयर है तो इस प्लैनेट का ऑर्बिटल टाइम पीरियड कितना है? ये 8 टाइम्स R1 है। तो डायरेक्ट सर वो डिवाइड करेंगे ना? तो देख, सिंस हमने क्या पढ़ा हुआ है, सिंस यहाँ पे t स्क्वायर इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट लिख दूं, इट इज 8 टाइम्स r क्यूब। दिस इंप्लाइज दैट टाइम पीरियड ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट स्क्वायर 8 टाइम्स r1 क्यूब अपॉन 8 टाइम्स r2 क्यूब, बराबर है? समझ गए? यस सर। तो k से k कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, क्योंकि जो कांस्टेंट k है वो प्लैनेट के मास पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है इसकी। तो सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, TE डिवाइडेड बाय TP का होल क्यूब इज इक्वल्स टू, ये कितना सर आएगा, होल स्क्वायर की होल क्यूब। कितना? सर होल स्क्वायर की होल क्यूब। ये स्क्वायर, हाँ सॉरी, R1 क्यूब डिवाइडेड बाय R2 कितना, 8 R क्यूब है ना, तो इट इज R2 की जगह में 8 R1 का होल क्यूब बन जाएगा ये फिर, बराबर है? तो यहाँ पर भी R क्यूब और ये R1 टर्म आपका कैंसिल हो गया, तो 8 8 जा 64। 1 मिनट में थोड़ा डेटा चेंज कर देता हूँ, कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी हो जाएंगे। 4R1, तो यहाँ पे मैंने 4R1 अगर ले लिया तो 4 का क्यूब कितना बन जाएगा, 64। हाँ, तो ये हो जाएगा TE स्क्वायर डिवाइडेड बाय TP स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/64, और रूट अगर हटाओगे तो इट इज TE डिवाइडेड बाय TP इज इक्वल्स टू 1/8। तो व्हाट इज द टाइम पीरियड, TP इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स TE, मतलब 8 साल लगेंगे इसको सन के चारों तरफ घूमने में, हमारे रिस्पेक्ट में, है ना, हमारे यहाँ जो दिन रात होते हैं उसके रिस्पेक्ट में। समझ गए कि नहीं? समझ गए? हेलो, समझ गए कैलकुलेशन? हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज यस का, सर। स्क्रीनशॉट ले लो। मतलब सर इससे 8 इयर्स लगेंगे ना एक राउंड कंप्लीट हाँ, करने इस में? प्लैनेट को 8 साल लगेंगे, है ना, सन के चारों तरफ घूमने के लिए। हमारे यहाँ जो दिन रात होते हैं उसके रिस्पेक्ट में, उसके दिन रात के रिस्पेक्ट में नहीं, हमारे रिस्पेक्ट में उसको 8 साल लगेंगे। हमारे लिए 1 साल लगेगा तो हमारे लिए ही उसको 8 साल लगेंगे। समझ गए? यस सर। सर हाँ। सर अगर अर्थ के बाद जितने भी प्लेनेट है सर उसको कितना टाइम लगता होगा? निकाल लो ना, यही तो लॉ है ना, अपन ने पढ़ तो नहीं, लॉ क्या है? नहीं सर, अपने दिन रात के इसमें नहीं, उसके दिन रात के रिस्पेक्ट में। क्या क्या? सर उसके दिन रात के रिस्पेक्ट में उसको कितना टाइम लगता होगा? अब इसके दिन रात के बारे में नहीं पता ना, इसका एक दिन कितने घंटे का हो रहा है यहाँ पे अभी, क्योंकि हमको इसकी रोटेशन वगैरह तो पता ही नहीं है यहाँ पे दूसरे प्लैनेट का। ठीक है सर वो प्लेनेट का कैलकुलेट कर सकते हैं ना दिन रात? क्या बेटा? सर ये जो आपने कैलकुलेशन निकाले 8 इयर्स का, हाँ, तो उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं ना उसका दिन रात कितना हो सकता नहीं ये दिन रात के लिए नहीं है, ये तो हमारे लिए जो दिन रात होते हैं वो 24 घंटे के। जो हम 1 ईयर बोलते हैं वो एक पूरा राउंड लगाने में कितना टाइम लगता है ना। हमने वो दिन रात को और इसको दोनों को मिला दिए ना, दोनों मोशन को, अर्थ के अपने एक्सिस पे रोटेशन को भी और ये राउंड वाले को भी मिला दिए। समझ गए? अगर सर प्लेनेट का वेलोसिटी मिल गया तो हो सकता ना? देख, ये मोशन ऐसा नहीं है, एक्चुअल में जो मोशन है ना कंबाइंड मोशन हो रहा है। कंबाइंड मोशन ऐसा हो रहा है कि अर्थ अपने एक्सिस पे घूम भी रही है और सन के चारों तरफ भी घूम रही है। तो ऐसा थोड़ी कि अब एक जगह रुकी हुई पूरा एक राउंड ले ली फिर अगली बार आगे जाके, तो ये कंटिन्यूअसली ऐसा मोशन चल रहा है ना इसका। तो वो दोनों रिलेट कैसे किए, देख, एक राउंड को आपने 1 साल बोला है यहाँ पे, और उसको आप कितना बोल रहे हैं, 365 दिन। मतलब अभी अर्थ यहाँ पे फिर एक राउंड लेके यहाँ कहीं पे पहुंचेगी ना आगे, तो एक दिन में अर्थ ये डिस्टेंस भी तो कवर कर रही है। ऐसा दूसरे दिन में ये ऐसा होगा, ऐसा 365 दिन लगे वापिस यहीं पे आने पे, और उसको आपने बोला है कि ये 1 साल है। समझ गए? हाँ, अगले पेज पे जा रहा है, पेज नंबर 6 पे। स्क्रीनशॉट ले लिए क्या इस पेज का? सर हाँ। सर आप एस्ट्रोनॉट क्यों नहीं बन गए? अरे भाई तेरी कहानी अलग ही है तेरी, नमन।
फिजिक्स ही नहीं जानते यार मैं बराबर, तो एस्ट्रोनॉट कैसे बन जाता है। अगले पेज पे पेज नंबर 6 आएगा ना अभी ये, ठीक है देखो। यस सर। अब थोड़ा कुछ क्वेश्चन अपन देख रहे हैं यहाँ पे, पेज नंबर 6 देखो अभी ना। क्वेश्चन ये है बेटा इस पे, क्वेश्चन ये है कि इफ gravitational force is proportional to 1 upon r की पावर n, then orbital time period t square is proportional to r की पावर m, then find m की वैल्यू फाइंड आउट करना कितना होगा। समझ गए क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ गए कि ग्रेविटेशनल फोर्स अगर Yes, 1 sir. अपॉन r की पावर n के प्रोपोर्शनल है, तो जो ऑर्बिटल टाइम पीरियड आएंगे प्लैनेट्स के वो t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r की पावर m है। तो ये m की वैल्यू क्या आएगी? तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट आप कर सकते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स जब प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन r स्क्वायर के, तो टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल होता r क्यूब के। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर 1 अपॉन r की पावर n के प्रोपोर्शनल है, तो टाइम पीरियड का स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल होगा? r की पावर n प्लस 1 के। यहाँ जितनी पावर रहेगी वहां इसमें एक पावर बढ़ा के लिखना है, ठीक है? क्यों लिखना है देखो अभी, तो इसका जो प्रूफ आप देख सकते हो कि भाई ये m को अगर हमें फाइंड आउट करना है, तो फार्मूला क्या है हमारे पास में? ऑर्बिटल, देख जब आप ऑर्बिटल स्पीड निकालते हो, ये कैपिटल M, ये स्मॉल m, ये डिस्टेंस r, ये हो गई ऑर्बिटल स्पीड, और यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लिखोगे आप, ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r की पावर n के फॉर्म पे लिखना पड़ेगा, ये इसके अकॉर्डिंग है ना, स्क्वायर नहीं। और फिर इसको किसके बराबर इक्वेट कर दोगे? सेंट्रीपिटल फोर्स से, mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r से। तो यहाँ पे स्मॉल m क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया, तो इट इज g अपॉन m, एक r यहाँ, एक r की पावर n, तो ये कितना बचेगा? r की पावर माइनस n माइनस 1 बचेगा, इक्वल्स टू ऑर्बिटल स्पीड का स्क्वायर। तो ऑर्बिटल स्पीड का फार्मूला आ जाएगा g कैपिटल M डिवाइडेड बाय r की पावर n माइनस 1 बचेगा, ठीक है? ये स्टेप समझ गए? ऑर्बिटल स्पीड कैसे निकाल दिया अपन ने। अगर सर एक मिनट, हाँ देख ले ग्रेविटेशनल फोर्स 1 अपॉन r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल नहीं है यहाँ पे, ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन rn, तो फिर ये फार्मूला ऐसा रिड्यूस होगा। और अब टाइम पीरियड का फार्मूला 2 पाई r डिवाइडेड बाय ऑर्बिटल स्पीड, तो इट इज 2 पाई r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ऑर्बिटल स्पीड की वैल्यू पुट कर देना, इट इज gm डिवाइडेड बाय r की पावर n माइनस 1, तो इट इज 2 पाई रूट ओवर r स्क्वायर r की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय कितना? gm, बराबर है। तो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट r की पावर क्या बचेगा? n प्लस 1 डिवाइडेड बाय gm, स्क्वायर कर दो, t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन gm, r की पावर कितना आ गया? n प्लस 1 आ गया। तो ये डायरेक्ट मैंने लिख दिया, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं ना डायरेक्ट, कैसे सॉल्व करना, तो ये मेथड होती है। समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए? सर वो रूट उधर गया इसलिए वो टी स्क्वायर बना ना। हाँ, रूट उतारने के लिए टी स्क्वायर बना दिए, समझ गए? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सर एक बार सॉल्यूशन फिर से बताना। देख सॉल्यूशन ये ऐसा हो गया बेटा इसका कि जब भी आपको ऑर्बिटल स्पीड निकालना है, तो ऑर्बिटल स्पीड को निकालने के लिए आपको सेंट्रीपिटल फोर्स से इक्वेट करना पड़ेगा, बराबर है? सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब mv स्क्वायर बाई r, और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा आएगा यहाँ पे? g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स 1 अपॉन r की पावर n के प्रोपोर्शनल है, समझा? इसलिए ऐसा लिख दिया हमने। क्लियर हो गया अभी? हेलो, हाँ बस उसके बाद तो फिर मैथमेटिकल स्टेप्स हैं फिर सॉल्व करने के, ठीक है ना?
हेलो, यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, आगे बढ़ेंगे अपन। अगले पेज पे आते, पेज नंबर 7 पे, जो पॉसिबल पाथ होते हैं। अगले पेज पे पॉसिबल पाथ, पेज नंबर 7 पे। मिटा दूं इसको? हेलो, मिटा दूं? यस सर। Now this is page number 7। अब देखो यहाँ पे पॉसिबल पाथ। पॉसिबल पाथ, आप छत से खड़े होके पत्थर को फेंकते हो, पत्थर कहाँ पे गिरता है? आसमान में चला जाता है कि ग्राउंड पे आके गिर जाता है? आसमान में सर। हाँ, वेरी गुड बेटा। ये पार्टिकल, इसका मास m है, इसकी वेलोसिटी है, ये हाइट h है। तो अगर हाइट बहुत कम है, अगर हाइट बहुत कम है, मच लेस देन r, तो ये ऑब्जेक्ट पैराबोलिक पाथ फॉलो करते हुए कहाँ पे गिर जाता है? ग्राउंड पे। तो ये कौन सा पाथ आता है यहाँ पे? पैराबोलिक पाथ बनता है। ठीक है। अगर हाइट बहुत छोटी है, मतलब बिल्डिंग से खड़े होके अगर आप ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं तो ये ग्राउंड पे गिरता है, और कौन सा पाथ फॉलो करता है? पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है। लेकिन अगर ये हाइट आपने बहुत ज्यादा ले लिए, जैसे ये अर्थ है ना, अर्थ की रेडियस ये r हो गई, यहाँ पे मान लो आपने प्रोजेक्टाइल लिया, सो पॉसिबल पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, पॉसिबल पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल ना, पॉसिबल पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल समझने का ज्यादा नहीं इसमें, सेकंड। अगर ये हाइट एप्रिशिएबल है और ये भी स्पीड से आपने थ्रो किया, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है, ध्यान देना। एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये आएगा तो गिरने के लिए, मतलब ये ऐसा बनेगा बट ग्राउंड को टच नहीं कर पाएगा, और ये इस तरह का एक पैराबोलिक पाथ यहाँ पे बन जाएगा इसका, ये ऐसा, दिस इज सॉरी इलिप्टिकल पाथ, ये एक इलिप्टिकल पाथ बनेगा, ये हाइट h है। कभी कभी ये सर्कुलर पाथ भी ट्रेस कर लेगा, ये वाला इलिप्स भी ट्रेस कर सकता है, ऐसा इलिप्स, ये स्पेस में भी जा सकता है पैराबोलिक पाथ, और एक पाथ ऐसा भी हो सकता है। तो ये पाथ है v ग्रेटर देन एस्केप, सॉरी, अगर एस्केप स्पीड के बराबर से फेंकोगे यहां से, ये हाइट इज लार्ज, बहुत लार्ज हाइट से आप थ्रो कर रहे हैं, एस्केप स्पीड के बराबर है, तो पैराबोलिक पाथ फॉलो करते हुए स्पेस पे चला जाएगा। ये वाला पाथ आएगा जब स्पीड इसकी एस्केप स्पीड से ज्यादा है, तो ये कौन सा पाथ आएगा इसका? दिस इज हाइपरबोलिक पाथ, हाइपरबोलिक पाथ बनाते हुए ये स्पेस पे चला जाएगा। ये वाला जो पाथ है ये है इलिप्टिकल पाथ, ये भी इलिप्टिकल पाथ है, इसमें स्पीड एस्केप स्पीड से तो कम है लेकिन ऑर्बिटल स्पीड से ज्यादा है। ये कौन सा पाथ है? इट इज सर्कुलर पाथ, ये जब स्पीड ऑर्बिटल स्पीड से फेंकोगे तो फिर सर्कुलर पाथ बना लेगा। ये भी कौन सा पाथ है यहाँ पे? इट इज आल्सो इलिप्टिकल पाथ, बट दिस स्पीड इज लेस देन ऑर्बिटल स्पीड। अगर स्पीड यहाँ पे ऑर्बिटल स्पीड से कम है तो ये ग्राउंड को टच तो नहीं करेगा, लेकिन ये कौन से पाथ में घूमेगा? यहाँ पे इस तरह के इलिप्टिकल पाथ में घूमेगा। तो प्रोजेक्टाइल के लिए पॉसिबल पाथ हैं कि किस तरह से इनके पाथ बनते हैं, मतलब ये जो स्पीड हमने पढ़े थे उनसे रिलेटेड है ये टर्म। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। हेलो, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ले लिए स्क्रीनशॉट? ले लिए? समझ गए पॉसिबल पाथ? हेलो, समझ गए क्या? सर नहीं समझा। ठीक है, देख, बिल्डिंग से खड़े होके पत्थर को फेंकेगा तो ग्राउंड पे गिरेगा, कौन सा पाथ बनेगा वहां पे? उसका पैराबोलिक पाथ बनेगा। ठीक है,
और अगर मान ले तुमने खूब बड़ी बिल्डिंग बना लिया 500 किलोमीटर हाइट की या 600 किलोमीटर हाइट की, समझ गए? 500 किलोमीटर या 600 किलोमीटर हाइट की बिल्डिंग बना लिया और वहां से अगर तो उसके टाइम में फर्क पड़ेगा ना सर, रोटेशन में। हाँ, रोटेशन के टाइम अलग अलग आएंगे यहाँ पे। अगर मान लो तू 500-600 किलोमीटर हाइट की बिल्डिंग से पत्थर को फेंकेगा ना, तो जो राइट साइड वाला केस है वो बनेंगे। इलिप्टिकल पाथ में भी घूम सकता है। अगर मान लो तुमने उसको स्पीड ऑर्बिटल स्पीड से कम दिए तो वो इलिप्टिकल पाथ में घूमेगा। अगर उसकी स्पीड ऑर्बिटल स्पीड के बराबर है तो एग्जैक्ट सर्कुलर पाथ में घूमेगा। टाइम सब में अलग अलग लगेंगे, है ना, सभी पाथ के। फिर अगर उसकी स्पीड एस्केप स्पीड से कम है और ऑर्बिटल स्पीड से ज्यादा है तब भी इलिप्टिकल पाथ में घूमेगा। और अगर उसकी स्पीड एस्केप स्पीड के बराबर है तो स्पेस में चला जाएगा, है ना, इंफिनिटी पे। और अगर स्पीड एस्केप स्पीड से ज्यादा है तो फिर हाइपरबोलिक पाथ बनाते हुए वो स्पेस पे चला जाएगा। समझ गए? हेलो? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। ले लिए क्या? यस सर। सर हाँ, सर ये जो बिगर वाला इलिप्स था उसमें वी नॉट, ये कंडीशन बताओ ना। इस पे अगर हमको फेंकने की जो स्पीड है वो ऑर्बिटल स्पीड से ज्यादा है लेकिन एस्केप स्पीड से कम है, ऑर्बिटल स्पीड से ज्यादा और एस्केप स्पीड से कम, तो फिर इलिप्टिकल बनेगा। ये ऐसा वाला ये वाला इलिप्टिकल पाथ बनेगा। ओके सर। सर्कुलर कब बनेगा? जब बिल्कुल एग्जैक्ट ऑर्बिटल स्पीड से फेंकोगे तो। Now this is page number 8 and यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक होल। ब्लैक होल की जो कॉन्सेप्ट है, जैसे कोई प्लैनेट है ये, है ना, या कोई भी बॉडी है, इसकी रेडियस r है, मास m है। ब्लैक होल का मतलब ये है कि अगर इसमें लाइट आ रही है तो वो लाइट भी वापस ना जाए, ठीक है। दिस इज स्पीड ऑफ लाइट। अगर लाइट भी पड़ रही तो वो भी बाहर ना जाए, मतलब इस प्लैनेट की जो एस्केप स्पीड है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट। और एस्केप स्पीड का फार्मूला g कैपिटल M अपॉन r ग्रेटर देन इक्वल्स टू c। तो इस तरह से आपको ब्लैक होल्स वाले क्वेश्चन करने हैं। अगर मास दिया है तो रेडियस का कैलकुलेशन आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल सकते हैं, और अगर रेडियस दिया है तो मास का कैलकुलेशन आप यहाँ से कर सकते हो कि भाई वो ब्लैक होल कब बनेगा, है ना। दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे 2gm डिवाइडेड बाय r ग्रेटर देन इक्वल्स टू c स्क्वायर। तो जो भी यहाँ पे कैलकुलेशन करना वो आपका हो जाएगा। एंड दूसरा एक और क्वेश्चन इस तरह के बनते हैं, देखो जैसे यहाँ पे मान लो ये मैंने यहाँ पे सन ले लिया, दिस इज सन, सन का मास कैपिटल M और ये प्लैनेट होगा, इसके मास M है और ये रेडियस r है एंड दिस इज दियर ऑर्बिटल स्पीड, है ना। तो इसमें जो कल हमने कैलकुलेशन किए थे, कौन कौन से कैलकुलेशन? फर्स्ट अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो इट इज g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ऑर्बिटल स्पीड का फार्मूला किसके बराबर आ गया? g कैपिटल M डिवाइडेड बाय r। एस्केप स्पीड का फार्मूला कितना है? सरफेस से नहीं, यहाँ एस्केप स्पीड नहीं, एनर्जी की कॉन्सेप्ट चल रही है। टाइम पीरियड का फार्मूला, टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट ओवर r क्यूब डिवाइडेड बाय gm। g कैपिटल M है ये ना। फिर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ ऑफ कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r। फिफ्थ पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी माइनस g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r। सिक्स्थ पॉइंट टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी इज माइनस हाफ ऑफ g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r। सेवन पॉइंट बाइंडिंग एनर्जी, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी होता है एंड g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय 2r। एंड एंगुलर मोमेंटम,
एंगुलर मोमेंटम अगर देखोगे तो एम वी आर, तो वी और आर दोनों वेरिएबल है, स्मॉल एम, ऑर्बिटल स्पीड जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर इनटू आर, तो ये फार्मूला आपका रिड्यूस हो जाएगा, ये भी रूट के अंदर और इसको भी रूट के अंदर, तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम स्क्वायर इनटू रूट के अंदर आर बचेगा, मतलब ये एंगुलर मोमेंटम। तो अगर मैं ये सारे टर्म हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये लास्ट वाले को देखो एंगुलर मोमेंटम को कैसे लिखेगा अपन ने एमवीआर को, है ना। तो यहाँ पे मैं एक कंडीशन ले रहा हूँ, इफ आर इज इंक्रीजेस, अगर हम रेडियस को इंक्रीज करते हैं तो इन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर हम डिस्टेंस को बढ़ा देते, ये डिस्टेंस को अगर इंक्रीज करते जाते हैं अपन, बढ़ाते जाते हैं, तो इन क्वांटिटीज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर डिस्टेंस बढ़ाओगे तो ऑर्बिटल स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि इसका मास, इसमें ऑर्बिटल स्पीड में कैपिटल एम का रोल है, ठीक है। फिर ऑर्बिटल स्पीड के बाद टाइम पीरियड बढ़ेगा, सर। हाँ, काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिक्रीज, ये डिक्रीज होगी। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, ये माइनस में है, तो R बढ़ेगा तो ये इंक्रीज करेगी, ठीक है। टोटल एनर्जी ये भी इंक्रीज करेगी, बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज करेगी। फिर एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम में ये वाला यूज नहीं करना है क्योंकि ये दोनों अलग अलग टर्म हो गए, ये वाला यूज करोगे ये एक ही टर्म पे, तो डिस्टेंस बढ़ाओगे एंगुलर मोमेंटम भी बढ़ेगा, समझ गए। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते कभी कभी ऐसे, तो इन क्वांटिटी में वेरिएशन कैसे हो रहा है ये डायरेक्ट क्वेश्चन होते है ना। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, हेलो, स्क्रीनशॉट